Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और मैंने हाल ही में जो CSE 2020 का रिजल्ट आया उसमें मैंने ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की है। आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि किस तरीके से आपको ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो ये मेरे बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने जो CSE 2020 है उसके अंदर ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की है। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि मैंने IIT BHU से BTech किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में, जो सोशियोलॉजी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और उसमें मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है। RS 2018 के अंदर मैंने 12वां स्थान हासिल किया था और जो गेट 2016 का एग्ज़ाम था उसमें मैंने ऑल इंडिया 80 रैंक को हासिल किया था। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें ऑप्शनल को चूज़ करना है और फिर दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल क्यों लिया। फर्स्ट, और इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो है कि जो अनअकैडमी की जो फ्री लाइव क्लासेज आएंगी वहाँ भी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आप मेरा कोड GB13 को यूज़ करके उन क्लासेज को फ्री में असेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो इसमें सबसे पहला है कि ऑप्शनल को चूज़ करते समय कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे इस डिसीजन को इम्पेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको किसी भी ऑप्शनल को लगातार पढ़ना है तो उसमें इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए, और जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा आप उस सब्जेक्ट में किसी प्रकार का इनोवेशन नहीं कर पाओगे। और UPSC क्या डिमांड करती है कि आप कुछ इनोवेट होके लिखें, कुछ बुक से बाहर भी लिखें, तो इसलिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट आना ज़रूरी है। फिर इंटरेस्ट कभी एक सब्जेक्ट के अंदर नहीं आता, इंटरेस्ट हमेशा 3-4 सब्जेक्ट, एक सेट ऑफ जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट आता है। फिर जब यदि सभी में बराबर का इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि आपने तो सभी सिलेबस अभी पढ़ा भी नहीं है, तो आपको कैसे पता कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट आएगा। तो 3-4 सेट आपको ऐसे लगते हैं कि हाँ इनके अंदर मुझे इंटरेस्ट आता है। फिर हम उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट को भी इम्पेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आगे आने वाले जो 9 फैक्टर हैं वो इसके सब फैक्टर्स ही रहेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट। और अब जो नए स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट है, उन्हें नहीं पता होता कि उनको कौन से सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि वो थोड़ा पहले GS का पढ़ें। 15 से 20 डेज़ के लिए आप 2 या 3 सब्जेक्ट उठा लीजिए, उनको पढ़िए। फिर नेक्स्ट 15 से 20 डेज़ के लिए 2 या 3 जो भी सब्जेक्ट बाकी बचे हैं GS के, उनको उठा लीजिए और उनको पढ़िए। जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन कौन से सब्जेक्ट की तरफ है। जब आप नेचुरल इंक्लिनेशन का पता चल गया कि इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, तब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि UPSC की जर्नी कितनी लंबी होने वाली है, एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो आपका फर्स्ट चांस में भी क्लियर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 से 3-4 चांसेस लग जाएं। तो 4-5 साल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। यदि आप लास्ट में जो भी सब्जेक्ट डिसाइड करें तो उसमें अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं इस सब्जेक्ट को सुबह से शाम तक लगातार पढ़ सकता हूँ? क्या मैं इस सब्जेक्ट को लगातार 4 सालों तक पढ़ सकता हूँ? यदि इन दोनों का उत्तर आता है हाँ, तो इंटरेस्ट आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको ऑप्शनल चूज करने में हेल्प करेगा। दूसरा है बैकग्राउंड। आपका कौन से सब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड है। यदि आपका बैकग्राउंड है वो किसी ऑप्शनल के साथ मैच होता है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये 3-4 तरीकों से आपके लिए हेल्पफुल होता है। पहला तो है कि आपको पढ़ना ही कम पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ चुके हो। दूसरा है कि आपके फाउंडेशंस होते हैं सब्जेक्ट के, क्योंकि आपने उसको बैकग्राउंड में 3-4 सालों तक पढ़ा है, तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप उसकी जो एप्लीकेबिलिटी पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा होता है जैसे आप इंटरव्यू स्टेज में गए तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कोहेरेंस दिखेगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक BA का स्टूडेंट हूँ, मैंने हिस्ट्री की यदि मैंने पढ़ी है BA में और मैं हिस्ट्री ही ऑप्शनल लेता हूँ, तो एक कोहेरेंस दिखता है मेरी पर्सनैलिटी के अंदर कि मैंने पहले हिस्ट्री को चूज़ किया और उसी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी को यदि अपने ऑप्शनल यदि बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से स्टडी नहीं किया और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बैकग्राउंड को लेना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऑप्शनल हम कौन सा लें। जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं जियोलॉजी ऑप्शनल ले लेता हूँ क्योंकि मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी, तो वो उसी से रिलेटेड था। तो इसलिए आप इसी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा ऑप्शनल लेना चाहते हैं। फिर तीसरा है कि अदर कैरियर बैकअप्स। अब अदर कैरियर बैकअप के अंदर हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो इसका GS के सिलेबस के साथ कितना ओवरलैप है और दूसरे एग्जाम्स के साथ इसका कितना ओवरलैप है। ठीक है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करें तो उसका देखिए कि वो GS के साथ कितना ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि आपने यदि कोई सब्जेक्ट लिया
और उसका ओवरलैप मैक्सिमम है जीएस के साथ, तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। यदि आपने ये सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल चूज कर लिया तो इसमें आपको GS2 के लिए तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, तो आपका GS2 का टाइम बच जाएगा। तो मतलब 500 का ऑप्शनल और 250 का आपका जो GS2 है उसमें हेल्प मिल जाएगी। और कभी कभी हमें ऐसे भी देखने को मिल जाता है पॉलिटिकल साइंस से, जैसे इस बार आया था कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल रिलेशन में रोल है। तो इंटरनेशनल रिलेशन PSIR का ही एक पार्ट है। तो आप देखिए कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी लंबे मार्क्स की हो जाएगी, तो आप इस चीज़ को भी हमेशा एक ध्यान रखिएगा। और दूसरा है करियर बैकअप में दूसरी स्टेट जो PCS होती है, जैसे राजस्थान था, तो राजस्थान के जो PCS एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कंपलसरी बना दिया गया है। तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा एग्ज़ाम वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है वहाँ पे ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जब CSE में सक्सेसफुल नहीं होते तो वो क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं। तो जो आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आप ये देखिए कि आपके पास कैरियर ऑप्शन है या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम उसमें दे सकते हैं। जैसे ये सेम डायलेमा मेरे साथ आया था कि मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल लूँ या एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लूँ। यदि मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेता तो उसमें मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने का ऑप्शन होता है, लेकिन राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में एंथ्रोपोलॉजी का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप हमेशा कैरियर बैकअप को भी ध्यान में रखते हुए देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल आपको सूट करेगा। फोर्थ है अपना स्टडी मटेरियल। जब तक आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे और आपका जो एफर्ट होगा वो स्टडी मटेरियल बनाने में ही चला जाएगा। तो ये बहुत ही नेगेटिव होता है किसी भी ऑप्शनल के लिए। मैंने पहले आपको बताया था कि मैं जियोलॉजी ऑप्शनल लेने वाला था, लेकिन उसको मैंने नहीं लिया। उसका एक बड़ा कारण था स्टडी मटेरियल, कि उसमें आपको एक क्वालिटी स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। और मैं यदि 1 साल तैयारी भी करता तो मैं उसका स्टडी मटेरियल ही बना पाता, मैं उसके बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देता और उसमें मेरी GS की जो तैयारी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। तो हमेशा आप देखिए कि जो भी ऑप्शनल आप चूज़ करो ना, उसका ना स्टडी मटेरियल ना क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें कम से कम 2-3 आपके पास बेसिक बुक्स होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ऑथर उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलते हैं। 2-3 कोचिंग्स के जो मटेरियल हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि फिर आप उसको एनालाइज कर पाओ कि मेरा मटेरियल अच्छा है या नहीं है। ऐसा भी मत करना कि किसी एक सब्जेक्ट के एक नोट्स मिल रहे हैं आप उसको उठा के ले आओ, क्योंकि उसमें एक दिक्कत है कि उसकी क्वालिटी का आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वालिटी कैसी है। तो स्टडी मटेरियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ऑप्शनल सिलेक्शन में। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है मेंटर, टीचर और कोचिंग का। तो ये तीनों ही चीज़ हमें गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऑप्शनल के साथ हमेशा एक दिक्कत है, ऑप्शनल में हमें यह नहीं पता होता कि हम कितना पढ़े। GS के लिए हमें बहुत इजीली पता चल जाता है, क्योंकि GS एक ना जनरल स्टडीज़ है, मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नॉलेज UPSC डिमांड नहीं करती है। लेकिन ऑप्शनल में यदि आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन इतने डीप आते हैं जिनके लिए हमें मास्टर्स का सिलेबस भी पढ़ना पड़ता है। तो हम इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर करना है कि उसके लिए कोई मेंटर अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है या कोचिंग। इन तीनों में से यदि एक भी अवेलेबल है तो वो ऑप्शनल आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई चाहिए। और यदि ये तीनों ही अवेलेबल हैं तो वो उस ऑप्शनल के लिए और भी बढ़िया बात है कि आपको कभी भी तैयारी के दौरान आपको भटकने नहीं देंगे, आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे कि इस डायरेक्शन में जाके आपको तैयारी करनी है। तो ऑप्शनल चूज करने का एक पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमने देख लिया है, मेंटर, टीचर एंड कोचिंग। अब छठा फैक्टर हम देखते हैं कि आंसर राइटिंग की स्किल्स की कितनी ज़रूरत होती है। ये जनरली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली इंजीनियर और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हमेशा आंसर राइटिंग की स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। वो पॉइंट फॉर्म में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जिनको पॉइंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो साइंस स्ट्रीम के ऑप्शनल है। लेकिन जो आर्ट्स के ऑप्शनल हैं, स्पेशली जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनको लिखने के लिए आपके पास आंसर राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ को, आर्ट्स की हर चीज़ को पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप अपने आप को एनालाइज करके देखिए कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। क्या मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता हूँ? क्या मैं सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट ले सकता हूँ? या फिर आपको पता चल गया है कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी UPSC लेवल की होनी चाहिए, तो आप जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे साइंटिफिक सिलेबस है उनमें से। सातवां है कि लेंथ ऑफ द सिलेबस। अब लेंथ हमें मैटर करती है। यदि आपका इंटरेस्ट है तो लेंथ बिल्कुल मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको लगातार पढ़ते रहोगे। लेकिन लेंथ
ऑफ द सिलेबस कई बार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि काफ़ी लोगों के पास टाइम ही इतना कम होता है कि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसका चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट चला जाए, हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है और आपका जो टाइम कंस्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, अदरवाइज आपकी जीएस की जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट है नीड ऑफ द करंट अफेयर। अब ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो डायनामिक होते हैं नेचर में, जैसे कि पीएसआईआर, मतलब कि उसका बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो स्टैटिक ही रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट का स्टैटिक पार्ट, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो स्टैटिक है, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी के अंदर जो करंट अफेयर है वो लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें करंट अफेयर ज़्यादा ही आते हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि पीएसआईआर में ये ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स में इनका देख सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक होते हैं, जैसे कि हम हिस्ट्री ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। इनमें करंट अफेयर का डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है, आल्दो उसमें करंट अफेयर के साथ आप लिंक करके जो कंक्लूजन वगैरह दे सकते हो या अपने आंसर्स के अंदर करंट अफेयर्स को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। तो जनरली जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर में वीक रहते हैं या न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ते, वो स्टैटिक सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं। तो आप अपने नेचर को देखिए कि मैं करंट अफेयर डेली पढ़ने वाला हूँ, मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ने वाला हूँ या नहीं। यदि आप करंट अफेयर डेली नहीं पढ़ने वाले तो आप एक स्टैटिक सब्जेक्ट की तरफ जाइए। फिर जो अपना नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है कि रिजल्ट एंड ट्रेंड्स। किस तरीके से जो रिजल्ट है उसको हमें समझना पड़ेगा कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन दोनों सब्जेक्ट को हम यदि देखें तो इनमें कितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट उतना नहीं रहता जितना हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वहीं कुछ सब्जेक्ट हैं वो लगातार ना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप क्या कीजिए, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट होती है, तो आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। कब से एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है आपको? 2013 के बाद जब सिलेबस चेंज हो गया, उनमें जाइए, वहाँ पे आपको देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा था और उसकी सक्सेस रेट कितनी है। तो एक तो आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको रिजल्ट ट्रेंड क्या दिखाएगा कि सक्सेस रेट कैसी है उसकी। दूसरा कि उससे कितने टॉपर आ रहे हैं, मतलब आप उससे सब्जेक्ट से एवरेज मार्क्स लेके आ रहे हो या बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हो। तो रिजल्ट एंड ट्रेंड का एनालिसिस करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए सबसे सही है। तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो कुछ ऑप्शनल की सक्सेस रेट हमेशा अच्छी होती है, तो उनको हमें आपको चूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है पर्सनल एडवाइस फ्रॉम द टॉपर। अब आपके पास यदि कोई आपके रिलेशन में या आपका कोई दोस्त या आपका कोई बड़ा भाई या कोई भी जो आप यदि मतलब टॉप कर चुका है, तो उसे उस एग्ज़ाम के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर पता है, वो उस ऑप्शनल को आराम से आपको समझा सकता है। तो ये भी एक फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन है कि यदि हमारे किसी भी नज़दीकी किसी पर्सन का यदि यूपीएससी निकला हुआ है तो वो हमें सजेस्ट कर सकता है कि हम इस तरीके से इसकी तैयारी करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसके कारण मैंने भी एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया, क्योंकि मेरे एक सीनियर्स थे तो उन्होंने मतलब कि हम ये जो यूपीएससी सीएससी निकाल लिया था और वो भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के साथ। तो मुझे ये हमेशा एक रहता था कि हमें वो कोई भी मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। तो ये सारे जो 10-11 फैक्टर्स हमने देखे उनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और इन सारे फैक्टर्स को आप एक बार लिखिए, एक साथ एक टेबल फॉर्म में बना लीजिए कि इसका रिजल्ट कैसा रहा, इसका ट्रेंड कैसा रहा, ये कैसा रहा, वो कैसा। तो सारे 10 फैक्टर आपने लिख लिए। फिर आप देखिए इस दूसरी साइड में हॉरिजॉन्टल, तो आपने ये पॉइंट लिख लिए। वर्टिकल आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। वर्टिकल सब्जेक्ट में सबसे पहले लिखिए जैसे हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ टिक हो रही हैं। फिर ज्योग्राफी लिखिए कौन कौन सी चीज़ें टिक हो रही हैं। फिर आप सोशियोलॉजी लिखिए कौन कौन सी चीज़ टिक हो रही है। फिर एंथ्रोपोलॉजी लिखिए। तो इस तरीके से आप मतलब हम कर सकते हैं कि सिलेबस को डिसाइड करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच है कि कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए बेटर है। तो एक यदि मैं आपको थोड़ा सा इसका ना मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब देखिए एक टेबल बना लेते हैं हम, जो आपको बनानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखो इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। अब ये जो टेबल बनाई है इसके अंदर हम इधर तो लिखेंगे अपने जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें इंटरेस्ट एक फैक्टर हो गया। फिर हम देखेंगे इसके सिलेबस की लेंथ कितनी है, वो एक फैक्टर हो गया। फिर हम इसमें देखेंगे कि बैकग्राउंड है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये सारे फैक्टर आपको, वो जो मैंने 10 फैक्टर लिखवाया ना, तो बताए हैं जो भी, वो सारे फैक्टर लिखिए। यहाँ पे लिखिए आपकी कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। फिर आप लिखिए कि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या फिर पॉलिटी है, जो मतलब PSIR है।
तो अब आप इसमें सब में टिक करते जाइए कि कौन सा, कि आपका इंटरेस्ट है, जैसे मानिए हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। सिलेबस तो इसका काफ़ी लेंदी है, तो इसमें लेंदी सिलेबस है, तो आप ब्रैकेट में लिख दिए लेंदी। फिर आप देखिए कि इसमें मेरा बैकग्राउंड है क्या, तो आपका बैकग्राउंड भी है। तो इस तरीके से आपको एक क्या करना है कि पूरी एक टेबल बना लेनी है। इधर 10 फैक्टर सारे लिखने हैं, इधर जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, उन सब्जेक्ट की लिस्ट डाउन कर लीजिए। और फिर जिसमें सबसे ज़्यादा टिक आ जाए वो आपका नेचुरली आपको वो अच्छा लगेगा सब्जेक्ट, और आप उसको चूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो अब ये तो हमने बेसिक्स देख लिया कि किस तरीके से हमें जो ऑप्शनल चूज़ करते समय कौन कौन से फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया था कि कौन कौन से ऑप्शनल है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ऑप्शनल लेते समय एक इम्पोर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करेंगे। तो आप अनअकैडमी के ऊपर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासें ले सकते हैं, जिसमें मृणाल सर हैं, प्रतीक नायक सर हैं, तो इन सभी की क्लासेस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर अब आ जाते हैं कि किस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए एंथ्रोपोलॉजी बेस्ट ऑप्शन है। तो एंथ्रोपोलॉजी बेस्ट ऑप्शन का सबसे पहला जैसे हमने कारण पढ़ा था इंटरेस्ट, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत था ट्राइबल्स के बारे में जानने का, उनके कैसे कल्चर होते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं। तो एक अलग ही मज़ा आता है कि ट्राइबल्स यार मतलब कि वो कैसी दुनिया है उनकी, उन्होंने कभी सिटी नहीं देखा, उन्होंने कभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं देखा, वो अपनी सिंपल सी लाइफ जीते हैं। तो मतलब एक बहुत ही मुझे तो इंटरेस्ट आता था काफ़ी कि मैं उनके बारे में जानना चाहता था, और जितना ज़्यादा मैं उनके बारे में जानता तो उतना ही मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता। तो सबसे पहला जो मेरा प्राइमरी फैक्टर था वो तो इंटरेस्ट ही था। फिर उसके बाद आप देखिए कि ना मेरा जो बैकग्राउंड था वो एमए था सोशियोलॉजी के अंदर, तो मुझे सोशियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजी में हेल्प मिल गई, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी हैं वो दोनों ही क्या है कि एक दूसरे की सिस्टर ब्रांच है। तो इनमें लगभग 50% या 30-40% आप सिलेबस ऐसा मान लीजिए जो सेम रहता है, तो मुझे जो बैकग्राउंड का उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि जब आपका बैकग्राउंड ही सोशियोलॉजी था तो आपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें जो आंसर राइटिंग स्किल्स थी वो सोशियोलॉजी के अंदर मुझे लगा ज़्यादा रिक्वायर्ड है कंपेयर टू एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है पेपर, थोड़ा सा साइंटिफिक है, तो आप इसमें पॉइंट फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। तो पहला मेरा इंटरेस्ट था, दूसरा मेरा जो सोशियोलॉजी के अंदर बैकग्राउंड था वो मुझे हेल्प कर रहा था इसमें। फिर इसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब इसमें परसेप्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपके व्यूज़ पूछे जाते हैं वो कम है, रिलेटिवली फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये साइंस और आर्ट्स के बीच में कहीं स्टैंड करता है। तो इसमें यदि आप पेपर देखोगे तो उसमें आपको 30-40% ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके डायरेक्ट आंसर लिखने होते हैं, जिनमें आपका कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। यदि आपने सही लिखा है तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं उनमें यही फ़ायदा होता है, या तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि आपने सही लिखा है, या आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं क्योंकि आपने उसको गलत लिखा है। उसमें व्यूज़ पे डिपेंड होने वाली कोई बात नहीं रहती। फिर यदि हम देखें तो इसका पॉजिटिव ट्रेंड भी रहा है यूपीएससी सीएससी में। जब से इसका सिलेबस 2013 में रिड्यूस किया गया था तब से एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। यदि मैंने इसकी सक्सेस रेट देखी थी 2016, 15 और 17 की, तो उसके अंदर मैंने देखा कि इसकी सक्सेस रेट भी ना अच्छी थी, कम से कम 10% के आसपास इसका सक्सेस रेशियो चल रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि अभी जो टॉपर्स हैं पिछले इसी साल के, आप देख लीजिए कि जो हमारे शुभम कुमार जी हैं उनकी फर्स्ट रैंक आई है, वो भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से हैं। उससे पहले आप देखिए कि जो भी हमारे 2017 के टॉपर थे वो भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से थे। उससे पहले अक्षत जैन सर हैं, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लेके बहुत अच्छी रैंक मारी थी। तो हम भी यही कर सकते हैं कि मतलब जो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है तो उन्हीं सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि यदि PSIR का भी जैसे इस साल अच्छा रहा है, काफ़ी सोशियोलॉजी का भी ठीक रहा है, एंथ्रोपोलॉजी का भी ठीक रहा है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट का अच्छा ट्रेंड रहा है। आल्दो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आपको जो ट्रेंड रहा है वैसा ही यूपीएससी करेगी। यूपीएससी तो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी किसी भी ऑप्शनल को ज़्यादा मार्क्स दे सकती है, कभी भी कम दे सकती है, लेकिन फिर भी आप एक पॉजिटिव ट्रेंड को एक फैक्टर बना सकते हैं। फिर स्मॉलर सब्जेक्ट, मैंने थोड़ी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की थी यूपीएससी की, आल्दो उससे पहले मैंने आरएस के लिए पढ़ा हुआ था,
तो थोड़ा मेरा फाउंडेशन था, लेकिन जो प्रॉपर यूपीएससी की प्रिपरेशन थी वो मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट की थी। नवंबर में डिसाइड की थी, मतलब नवंबर में डिसाइड किया कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी लेना है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास केवल 6 से 7 महीने थे। उस 7 महीनों के अंदर मुझे पूरा एंथ्रोपोलॉजी भी करना था, बाकी जो जीएस है उसको भी करना था। तो स्मॉलर सब्जेक्ट होने की वजह से एंथ्रोपोलॉजी मेरा टाइमली एक तो कवर हो गया, दूसरा मुझे हेल्प मिल गई जीएस को भी प्रिपेयर करने के लिए। तो स्मॉलर सिलेबस है, जब आपके पास टाइम की कंस्ट्रेंट हो कि मुझे बहुत जल्दी कुछ करना है, तो आप स्मॉलर सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट की तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद है सोर्सेज थे मेरे पास कि मुझे कोई भी डाउट होगा तो मैं किससे क्लियर करूँगा। तो करणदीप सर थे तो वो मुझे किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता तो वो मेरा क्लियर कर देते थे। तो एक तो मेरे पास वो पॉजिटिव फैक्टर था। उसके बाद जो बायोलॉजी वाले पार्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि इसमें बायोलॉजी आती है और उसमें हम कैसे पढ़ेंगे, कितना। तो सबसे पहले तो इसमें बायोलॉजी काफ़ी कम आती है, केवल 20 से 25% ही आएगी मैक्सिमम, और उसमें भी काफ़ी बेसिक बायोलॉजी होती है। और बाकी मुझे ऐसा था कि मेरे जीजाजी डॉक्टर थे और मेरा छोटा भाई भी वेटनरी डॉक्टर है, तो मतलब उन दोनों से मैं हेल्प ले सकता था कि किसी भी जो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट आएंगे तो वो दोनों क्लियर कर सकते हैं। तो आप भी जो भी ऑप्शनल लो तो उसमें आपके पास कोई प्रोफेसर, कोई बड़े भैया या कोई भी आपके पास ऐसा हो जो आपको गाइड कर सकता है, तो आपके लिए ये पॉजिटिव फैक्टर है। फिर इसका टाइम जो था वो मेरे पास काफ़ी कम था, तो टाइम कम होता है तो एक आप ना हमेशा स्मॉलर जो सब्जेक्ट होता है उसको लेते हो, दूसरा स्टैटिक सब्जेक्ट होता है उसको लेते हो, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जनरली सेम रहती है, उसमें ज़्यादा करंट अफेयर की वजह से ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो एक कम टाइम था मेरे पास और मुझे पूरा प्रिपेयर करना था, तो एंथ्रोपोलॉजी को मैंने ले लिया। फिर एक स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग हो रही थी, जैसे कि एंथ्रो की कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ ना वीकनेस होती है, सेम अदर सब्जेक्ट की भी ऐसा होगा। और आप फिर कुछ खुद को बैठ के पूछे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो एंथ्रोपोलॉजी की जो एक वीकनेस भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, कि इसमें क्रैम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जब मैं सीएससी के लिए जो अपने स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा था, तो मेरे को रटने में के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। तो मुझे पता था कि मेरे पास ना रटने की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ। मेरे अंदर कमियाँ थी कि मैं अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ नहीं लिखता था आंसर, पॉइंट फॉर्म में ज़्यादा लिखता था। तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट को हटा दिया जिसमें आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। इसका मतलब है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ देखी और बाकी जितने भी ऑप्शनल है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का मैंने एनालिसिस किया और मैंने देखा कि मैं किसको ओवरलैप कर रहा हूँ। तो यदि आपकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग हो रही है तो वो एक आपके लिए बढ़िया ऑप्शनल हो सकता है। फिर ये आज का हमारा सेशन था, वो मुझे लगा कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ये ही मेनली फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे आप ऑप्शनल को सेलेक्ट करते हो। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया था। तो आप आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.